स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें तो दयानिधे करता मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बनाए। वह शक्ति शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, हम दुखी निकलो सेवक बनता हरे, जो है भूले भटके उनको तारे खुद कर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग डट जावे, चल देश झूठ अन्याय से निच दिन दूर रहे, जीवन शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम रस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देव भूमि जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मैडम सुषमा ओझा जो हमारी एसपीएस की प्रोफेसर हैं, वो उपस्थित है, हमारी गुरु हैं, उनका स्वागत है, उन्हें प्रणाम है। वो फैकल्टी भी हैं और वो ट्रीटाइज 6 पर आजकल चर्चा कर रही हैं, आज भी चर्चा करेंगे। हमारे बीच में अल्पेश पटेल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, वो पहली बार यहाँ ज्वाइन कर रही हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं। अभी हमारे बीच में अनिता जैन उपस्थित हो गई हैं, ये समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन, नमस्ते सर। नमस्कार, प्रणाम। और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन 3 मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने ज्ञान और ग्रहण किया है, शिक्षा ग्रहण किया है चिकित्सा के संबंध में भी। उनमें से एक गुरु हमारे समक्ष बैठी हुई हैं, प्रोफेसर सुषमा ओझा मैडम, तो हम उनके भी ऋणी हैं। हम ऐसे सभी गुरुओं के प्रति ऋणी हैं जिनका
जिन्होंने हमको ज्ञान दिया है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल हमको नहीं, हमारे घर परिवार को नहीं, हमारे पास पड़ोस को नहीं, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज शुरुआत कर रहे हैं। सरिता जैन जी उपस्थित हो गई हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो मैम आपका फिर स्वागत है और मैं आप शेयर कर दे रहा हूं, आप शुरू करें। धन्यवाद सर। कल हम लोग पढ़े थे चोंगमो के बारे में। कल सब लोग उपस्थित थे। तो मास्टर पॉइंट क्या था? LU7 और K6 है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में चोंगमो। कल हम लोग ने पढ़ा था रेनमो, पढ़ा था हम लोग ने। आज हम लोग पढ़ेंगे चोंगमो। अब देखिए ये सारे चाइनीज नाम हैं। जैसे चाइनीज लोग के अगर आप कभी नाम सुनेंगे तो ऐसे ही इन लोग का नाम रहता है, तो वैसे ही ये है चोंगमो। अब इसका मास्टर पॉइंट क्या है? SP4 और कपल्ड पॉइंट क्या है? P6 है। जैसे कि कल सर ने बताया कि एक पॉइंट हाथ में है और एक पॉइंट आपका पैर में है, ठीक है। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? CV1 स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? CV1। और CV1 हमने कहाँ बताया था आपको? उसका जो मेन लोकेशन, जो हमारा गुदा मार्ग है, जो हमारा योनि मार्ग है, उसके बीच में है CV1। ये हम कब यूज करते हैं ओरिजिनल CV1? जब कोई व्यक्ति पानी में डूब गया है और उसको हम लोग ने बाहर निकाला है, तो उस तरह वो हम उस पॉइंट को, उस जगह हम प्रेशर देके उसको, अगर पानी पेट में चला गया है तो मुंह द्वारा वो पानी बाहर आ जाता है। तो ट्रेटाइज 6 पेज नंबर 53। और ये कहाँ से जा रहा है, किसके थ्रू? K1 से लेके K21 तक। तो किडनी में कितने पॉइंट हैं, कोई बता सकता है? किडनी मेरिडियन में नहीं बता पाएगा कोई। चलिए 27, वेरी गुड। 27 पॉइंट्स हैं किडनी मेरिडियन में। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि एक ब्रांच माउथ पे है, एक ब्रांच हमारे स्पाइन के फ्रंट में है, और एक ब्रांच जो है हमारे डिसेंड्स टू फुट यानी पैरों की तरफ जा रहा है। अपर शू पॉइंट क्या है? UB11। जैसे आप लोग ध्यान दिए होंगे, कोई भी अगर शू पॉइंट की हम बात करते हैं तो सारे शू पॉइंट आपके यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में ही मिलते हैं। अगर आपने स्टेटाइज 1 पढ़ा होगा तो सारे जितने भी आपके शू पॉइंट हैं सारे आपके UB मेरिडियन में ही मिलते हैं। तो UB11 इज द अपर शू पॉइंट, और लोअर शू पॉइंट क्या है? ST37 एंड ST36। तो अगेन इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या दिया? अगर मेल है तो SP4 हम लेफ्ट साइड देंगे, टोन करेंगे। अगर महिला है तो SP4 हम राइट साइड देंगे और वहां भी हम टोन करेंगे। अगर दूसरा जो आपका कपल्ड पॉइंट है उस पे बात करें तो अगर मेल है तो SP4 लेफ्ट और P6 राइट साइड देंगे, और अगर फीमेल है तो SP4 राइट और P6 लेफ्ट साइड देंगे और सीडेट करेंगे। कभी भी मास्टर पॉइंट टोन करते हैं और कपल्ड पॉइंट को सीडेट करते हैं। और ST30 अगर पुरुष है तो उसको ST30, ये जो दोनों तरफ जो एरो बना है इसको कहते हैं कि इक्वलाइजेशन करना, रेंट इसको बोलते हैं।
रेंट मतलब कि ना यहाँ टोन करना है ना यहाँ सिडेट करना है, तो आप या तो मेथी दाना बांध दीजिए या स्टार मैग्नेट आपने छोटा सा देखा होगा वो आप लगा सकते हैं। अगर महिला है तो उसको क्या करेंगे, CV1 लेफ्ट एंड राइट लगाएंगे दोनों तरफ। अच्छा, आपको एक बात और ध्यान देना है कि CV मेरिडियन जो हम लोग ने पढ़ा था दैट इज बाइलेटरल नहीं है, वो दैट इज यूनिलैटरल, यानी सिर्फ शरीर के बीचों बीच जा रहा है। CV और GV ऐसा एक मेरिडियन है जो CV मेरिडियन हमारे सारे इन जो मेरिडियंस है उसका कंट्रोलर है, और गवर्निंग वेसल मेरिडियन यांग जो हमारी मेरिडियन है उसका कंट्रोलर है। तो CV1 लेफ्ट एंड राइट फॉर फीमेल एंड फॉर मेल ST30 लेफ्ट एंड राइट। अब एरिया देखिए कौन कौन सा हमारा बॉडी इसमें कवर करेगा, तो क्या क्या एरिया कवर कर रहा है, इनर एक्सपेक्ट ऑफ लेग, एब्डोमेन, यूट्रस, चेस्ट, हार्ट एंड स्टमक। और एंडोक्राइनल फंक्शन मतलब एंडोक्राइन कौन सा इसमें आपको आ रहा है चोंगमो में, टेस्टिकल एंड ओवेरियन वेसल। पुरुष है तो टेस्टिकल एंड महिला है तो ओवेरियन वेसल। अब इसका पाथवे आप देख लीजिए, पाथवे क्या है, ये ओरिजिनेट हो रहा है किडनी से, और जैसे कि आपको पता है कि किडनी एसेंस क्या होता है, हमारा रूट है, किडनी एसेंस हमारा रूट है, और यही किडनी एसेंस हमारे एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऑल ओवर द बॉडी, यानी पूरे शरीर में ये प्रसारित कर रहा है एट द डिफेंसिव क्वी लेवल। डिफेंसिव क्वी लेवल का मतलब होता है कि ये अच्छे से काम कर रहा है, और इसका जो है क्या बोलते हैं एनर्जी है एकदम वो कायदे से, मतलब जो किडनी एसेंस है, आपको पता होगा किडनी एसेंस के 10 पॉइंट है, सारे पॉइंट को पहले खेमका जी दाहिने हाथ में पूरा टोन करवाते थे, लेकिन अब तो शायद दोनों हाथों में दिया जाता है टोन करने के लिए। तो ये आपका क्या करेगा, बॉडी को डिफेंस प्रदान करेगा। डिफेंसिव क्यू का मतलब कि कहीं से भी, क्योंकि देख रहे हैं नाक में भी 2 छिद्र हैं, कान में भी 2 छिद्र है, आंख तो चलिए भाई छिद्र है लेकिन उसमें कोई ऐसी इन्फेक्शन जाने की चांस वहां भी है, मुंह हमारे खाने में पीने में हमेशा खुलता रहता है, तो हमको वातावरण में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन तो है, या हम घर में ही हैं चाहे बाहर हम गए हैं, तो ये हमारा डिफेंस लेवल में ये किडनी एसेंस काम करेगा। और इसको चोंगमो वेसल को कहते हैं द सी मतलब समुद्र है किसका, 5 इन एंड 5 यांग ऑर्गन्स, नो 6 यांग ऑर्गन्स, एंड ऑल्सो सी ऑफ 12 मेरेडियंस। जो हमने 12 मेरेडियन पढ़ा है उसका क्या है, समुद्र है। समुद्र मतलब कहते हैं ना झरना, झरना से नदी, नदी से समुद्र, तो समुद्र में कितनी सारी एनर्जी होती, वैसे ही इस चोंगमो जो हमारा पॉइंट है उसमें इतनी ताकत है। और ये क्या कर रहा है, ये हमारे प्री हेवन और पोस्ट हेवन एनर्जी को कनेक्शन देता है, किसके द्वारा, किडनी के द्वारा और हमारे स्टमक के द्वारा। अब प्री हेवन एनर्जी क्या क्या मतलब होता है, कोई बता पाएगा, व्हाट इज प्री हेवन एनर्जी एंड पोस्ट हेवन एनर्जी, कोई बता पाएगा? जन्मजात ऊर्जा। नहीं, जन्मजात, हाँ, प्री हेवन मतलब जो हम अपने माँ बाप से लेके आए हैं, प्री हेवन एनर्जी। और पोस्ट हेवन का मतलब जब हम इस दुनिया में आए और हमारा कैसा वातावरण हमें मिला, खाने में पीने में रहने में, वो हमारा पोस्ट हेवन यानी पैदा होने के बाद। और ये सारे क्या है, किडनी से कनेक्टेड हैं और स्टमक से भी कनेक्टेड। स्टमक आपको पता होना चाहिए, जो भी हमने खाया उसका रूपांतरण कौन करता है, हमारा आमाशय करता है। और यहाँ तक बोलते हैं जो किडनी होती है वो हमारे प्री हेवन क्वी यानी एनर्जी को स्टोर करके रखती है, यही किडनी। और जहां तक स्टमक की बात है वो हमारे पोस्ट हेवन एनर्जी में आ रहा है। तो चोंगमो को बोला जाता है कि ये किडनी से भी ओरिजिनेट हो रही है, मतलब कनेक्टेड टू द किडनी, क्योंकि ये किडनी से ओरिजिनेट हो रही है। और ये स्टमक से भी ओरिजिनेट इसलिए हो रही है कि ये कहाँ से पास कर रही है,
थ्रू स्टमक 30। तो यहाँ पे भी क्या दिया गया है कि इट इज सी ऑफ द फूड, यानी ये खाने का समुद्र है, समंदर है खाने का। तो पेज नंबर देखिए 54 पे आइए, चोंगमो का पाथवे देखिए कैसे चोंगमो, पेज नंबर 54, एसेंड्स टू द माउथ, यानी शुरुआत होके ascends internally in front of the spine, then starts in the uterus, then descends to the foot। कैसे ये चोंगमो का जो पाथवे है, जिसको अगर हिंदी में बोले तो इन अवरोधक निवारक मेरिडियन कहा जा रहा है। अच्छा, दो पाथवे दिया हुआ है, पेज नंबर 54 पे भी देखिए और पेज नंबर 55 पे भी देखिए। दो पाथवे दिया, एक आपका दिया इस असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ पाथवे दिया है, और एक है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग यानी नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कहाँ जा रहा है, ST30 से लेके नीचे आपका SP4 तक। कितने लोग को पता है SP4 कहाँ होता है, कितने लोग को मालूम है ओरिजिनल SP4 कहाँ पे रहता है? SP4 मैम पैर में रहता है, अंगूठे से वो हाँ बोन होती है उस पे होता है मैम, मिडिल में। हाँ, आपका जो बिग टो बोलते हैं ना, अंगूठा जो पैर का अंगूठा होता है, वहां से हम जब शुरुआत करके और जब हम एंकल की तरफ चल रहे हैं, तो जैसे ही हम चल रहे हैं तो एक जगह हमारी उंगली रुक जाती है, दैट इज SP4। SP4 इट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर कोई भी अगर जनरल हम ट्रीटमेंट दें, कोई भी अगर हमें स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, या पेट भारी हो जा रहा है, या खाते ही बहुत ज्यादा भारीपन पेट में दिख रहा है, तो SP4 अगर हम ओरिजिनल ऐसे भी यूज करें तो ये बहुत ही फायदेमंद है SP4। तो दो तरह का पाथवे है चोंगमो में, एक है आपका असेंडिंग ब्रांच यानी ऊपर से नीचे, और एक है आपका डिसेंडिंग लेग ब्रांच जो ST30 से लेग से SP4 पे आके खत्म हो रहा है। अच्छा, ये हमारे स्प्लीन को भी कनेक्ट कर रहा है, जब ये लेग की तरफ फ्लो कर रहा है तो ये स्प्लीन को भी कनेक्ट कर रहा है। तो लिंगशु नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कहा, चोंगमो को क्या बोला कि चोंगमो ये ओशियन है। अब देखिए समुद्र से क्या बन गया, ये ओशियन बन गया, किसका, 12 मेरिडियन का। और कहाँ से आ रहा है ये, बिटवीन द किडनी एंड राइजेस टू द सरफेस एट ST30। फिर ये कहाँ जा रहा है, जो हमारे इनर थाई है वहां से जाके ये हमारा जो नी है, नी के बिहाइंड वहां पे जो टिबिया बोन है, इंटरनल मेलिसिस यानी जो आपका नी जॉइंट है उसके जो बैक साइड वाला जो एरिया है, वहां पे जाके ये किडनी मेरिडियन जो है वहां पे जाके ये फर्स्ट एंड सेकेंड टो पे जाके ये खत्म हो रहा है, कीपिंग द लोअर लेग वार्म। जैसे कि कल मैंने आपसे बताया था कि क्या बताया था, पैर क्या रहने चाहिए, गर्म रहना चाहिए, सर रहना चाहिए ठंडा। लेकिन आजकल क्या हो जा रहा है, पैर हो जा रहा है ठंडा और सर हो जा रहा है गर्म, है कि नहीं, सही है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति है या कोई भी है, अगर उसका पैर ठंडा हमेशा रह रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अवरोध आ रहा है। किडनी मेरिडियन को कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिडियन है किडनी मेरिडियन। क्यों? क्योंकि ये सारी अंदर की गंदगी को निकालता है। कहते हैं जैसे कि हम सैटरडे संडे की क्लासेस जब ले रहे हैं तो कहा जाता है कि जो भी अंदर इन्फेक्शन हो रहा है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है और वो ब्लड में घूम रहा है, तो वो किडनी को नहीं बोल रहा है ब्लड कि भैया ये गंदगी है इसको साफ करो, नहीं, खुद किडनी पहचान कर करके जैसे ही ब्लड किडनी के पास आता है, किडनी क्या करता है, उस गंदगी को उस ब्लड से निकाल के और शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि किडनी की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, मतलब वही किडनी फेल, क्योंकि कहते हैं कि हमारे पास दो किडनी है, तो अगर एक किडनी भी काम नहीं कर रही लेकिन दूसरी किडनी अगर काम कर रही है
तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा किडनी फेल हो रहा है। लेकिन जब दूसरी किडनी भी काम करना बंद कर देती है तब हमें पता चलता है कि हमारी किडनी फेल हो गई। तो इसलिए जो किडनी भी बहुत, जैसे मतलब देखिए हर ऑर्गन आपका इम्पोर्टेंट, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो स्प्लीन हो, चाहे वो हार्ट हो, सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने अभी कल पढ़ा रेनमो पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं चोंगमो पढ़ रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, इन और यांग का इनको ब्यौरा दिया गया है। ऐसे कि चोंगमो का क्या बोल रहे हैं कि ये राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में है और ये हमारे स्टमक के लेफ्ट साइड में बिलो द ब्रेस्ट में रहता है। तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट यांग या राइट इन है। तो ये क्या कर रहा है हमारा चोंगमो, ये हमारे बैलेंस कर रहा है बॉडी का। क्या बैलेंस कर रहा है, एनर्जी का बैलेंस कर रहा है। तो इस तरह जो चोंगमो क्या कर रहा है, K11 से लेके K21 तक इसकी जो ओरिजिनलिटी है, K11 से लेके K21 तक भी निरंतर बहती रहती है। और ये क्या कंट्रोल कर रही है, पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमेन। यानी आप अगर BHB पढ़ रहे होंगे तो हमारे पास क्या है, पैरासिम्पैथिक। क्या होता है पैरासिम्पैथिक, क्या होता है ये बताइए, कोई बता सकता है, व्हाट इज पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस, क्या होता है ये, कोई बता पाएगा? जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने से ही सारा काम कर रहा है। जैसे हार्ट बीट है, जो भी अंदरूनी जो भी ऑर्गन है जिसका जो काम है, that is called as parasympathetic functions। और चोंगमो को बोलते हैं कि ये क्या करता है, डिफेंसिव की को पूरे हमारे एब्डोमेन और चेस्ट में प्रसारित करता है। अब कुछ फंक्शंस और कुछ इसके चोंगमो के यूजेस दिए हुए हैं कि कब हम इस चोंगमो वेसल को यूज कर सकते हैं। तो हमेशा जब कॉन्ट्रावेक्शन हो, कॉन्ट्रावेक्शन का मतलब जो दिशा एक सही दिशा, हाँ रुकावट भी बोल सकते हैं, या उल्टी दिशा जा रही है। अगर हमको दिल्ली स्टेशन जाना है तो हम दिल्ली स्टेशन का ही रूट पकड़ेंगे तो ही तो हम दिल्ली स्टेशन पहुंच पाएंगे। अगर हमने मथुरा का रूट पकड़ लिया तब तो मथुरा पहुंच जाएंगे, दिल्ली तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही कहीं भी अगर एनर्जी का कॉन्ट्रावेक्शन है, यानी अपोजिट फ्लो, एनर्जी का अपोजिट फ्लो कहीं हो रहा है। हाँ अपोजिट फ्लो, यानी हमने खाना खाया तो वो खाना नीचे ही जाना है, ऊपर नहीं आना है। अगर ऊपर आया तो क्या क्या होगा, नौजिया होगा, नौजिया यानी उल्टी जैसी लगेगी। हिकअप्स, हिकअप्स भी एक तरह बार बार हिचकी आ रही, इसका मतलब कॉन्ट्रावेक्शन किसका हो रहा है, एनर्जी का कॉन्ट्रावेक्शन हो रहा है। वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, मिडरिफ यानी आपके एब्डोमेन एरिया में भारीपन लगना, पूरे बॉडी में पूरे सिर में क्या लगना है, गर्मी महसूस होना, और अगर हाथ पैर छुआ जाए तो हाथ पैर ठंडे रहना। तो कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ क्यू में ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। देखिए स्टैग्नेशन अलग है और कॉन्ट्रावेक्शन अलग है। स्टैग्नेशन का मतलब है कि वहां रुकावट हो गई। तो रुकावट में क्या होगा कि अगर हमारा एनर्जी कहीं रुक जाएगा तो क्या होगा, ब्लड इन स्टमक और चेस्ट में। तो क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, फ्लैटुलेंस यानी बहुत ज्यादा गैस पास होगा, डिस्मेनोरिया यानी दर्द कारी मासिक धर्म होगा, बॉर्बुरमस यानी पेट में गुड़गुड़ाहट रहेगी, कमजोरी लगेगी। और ऐसे अगर पेट वो अपना व्यक्ति छुएगा तो उसको क्या लगेगा, पेट में गांठे जैसी लगेगी और हमेशा छाती में भारीपन लगेगा। इवन आपका एपिगैस्ट्रियम एरिया, एपिगैस्ट्रियम का मतलब क्या होता है, जहां हमारा स्टमक का एरिया है, लेफ्ट साइड है, दैट इज कॉल्ड एपिगैस्ट्रियम एरिया। तो वहां पे भी हमेशा भारीपन लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ऊर्जा है या जो भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स है वहां पे क्या हो गया, कॉन्ट्रावेक्शन हो गया, मार्ग उल्लंघन हो गया। तो इसके कारण
इसको उस मार्ग पे लाने के लिए ये चोंगमो जो हमारा वेसल है वो काम करेगा। तो यहाँ पे खेमका जी ने एक क्या बोलते कविता के रूप में दिया है कि ऊर्जा हो या बॉडी फ्लूइड, जब हो मार्ग उल्लंघन हो जाए, इन अवरोधक निवारक मेरेडियन इनको फिर से मार्ग पे लाए। होते 5 प्रकार का ऊर्जा अवरोध। पार्श्व पंजर में दर्द आए, पार्श्व यानी टाइट फ्लैंक्स जो बोलते हैं वहां पे दर्द आए, हो जाए जब पीलिया रोग, इन अवरोध निवारक काम आए। जॉन्डिस लोग कहते हैं कि ये बहुत ही तला भुना चीज जो खाते हैं या बहुत फ्राइड चीज खाते हैं उनको जॉन्डिस होता है। ये सारे भ्रम हैं। भ्रम इसीलिए है कि अगर हम जॉन्डिस की बात करें, अगर हम अपना बिलीरुबिन टेस्ट कराने जाएं तो वो 0.2 से 0.8 होना चाहिए बस। अगर 0.8 के बाद अगर 1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 भी हो गया, तो भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं ये जॉन्डिस की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपका बिलीरुबिन 2 पहुंच गया तो डेट मीन्स जॉन्डिस। तो जॉन्डिस होता क्यों है? कोई बता पाएगा क्यों जॉन्डिस होता है? क्यों जॉन्डिस होता है? बीमारी तो पता है कि जॉन्डिस हो जाता है। मैम हाँ? WBC डिस्टर्ब हो जाती है सर, बढ़ जाती है इसमें। आंख पीली हो जाती है, शरीर पीला हो जाता है, यूरिन सर एकदम ब्लड, लगता है जैसे सरसों का तेल हो गया, जैसे आदमी यूरिन जा रहा है करने तो लग रहा है सरसों का तेल जैसा यूरिन का कलर हो गया। क्यों जॉन्डिस हो जाता है? आपको पता होना चाहिए आपकी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, जो हमारा ब्लड में जो आरबीसी है उसका जीवन काल मात्र 120 दिन है। तो वो लगातार रोज कितने आरबीसी रोज मरते रहते हैं, रोज स्प्लीन उसको लेता रहता है और उसमें से जो आयरन पार्ट है उसको बोन मैरो में दे दिया और जो प्रोटीन पार्ट है वो दे दिया आपको जहां पे रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। और जो बिलीरुबिन, उसी केमिकल उसमें बिलीरुबिन बनता है, उसको लीवर को दे दिया कि भैया इसको किडनी को दो, किडनी जो है इसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालेगा बिलीरुबिन। ये लगातार हमारे शरीर में रोज रोज बनता रहता है बिलीरुबिन। लेकिन अगर यही आरबीसी 120 दिन नहीं पूरा कर पाया और वो इमेच्योर सेल्स टूटने लगे, तो टूटने लगे तो क्या बार बार वो लीवर के पास जा रहा है। अब इतना लीवर बिलीरुबिन नहीं निकाल पा रहा है, नहीं वो जैसे कि कोई चीज हमने ज्यादा रख लिया घर में तो क्या करेगा, वो सड़ने लगेगा। तो उसी तरह अगर बिलीरुबिन लीवर नहीं शरीर से बाहर निकाल पा रहा है तो वही पीलिया का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये WBC से नहीं होता है। ये जो हमारे आरबीसी टूटते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी टूट रहे हैं और इमेच्योर आरबीसी टूट रहे हैं और वो लिवर उसको मतलब जितना निकलना चाहिए वो नहीं निकाल पा रहा है, तो वही आकर इकट्ठा होता जाएगा तो जॉन्डिस का रूप ले लेता है। तो क्या होगा, नाखून पीले हो जाएंगे, आंख पीला हो जाएगा, यूरिन पीला हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा जॉन्डिस बढ़ गया तो कहते हैं बदन भी पूरा पीला, जैसे हल्दी जैसा पीला हो जाता है। तो ये जो चोंगमो है, ये अगर पीलिया रोग है तो उसमें भी अगर ये पॉइंट देंगे तो उसमें भी काफी आराम मिलेगा। और क्या लिखा है, रोग बढ़ने पर उबकाई यानी वॉमिटिंग जैसा लगना और उल्टी भी हो जा रहा है तो भी ये काम करेगा। डायरिया भी हो रहा है, डायरिया जब ना रुके यानी लगातार दवा खाने के बाद भी डायरिया नहीं रुक रहा है और क्या हो जाएगा, हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाएंगे, बर्फ की तरह हो जाएंगे, तो यही आपका चोंगमो वेसल मेरेडियन वहां पे काम आएगा। तो ये जो पॉइंट है SP4 और 2 पॉइंट है ना, क्या है 2 पॉइंट, SP4 और P6। इसको अगर हमारा डाइजेशन बहुत ज्यादा कमजोर है या वीक कॉन्स्टिट्यूशन के हम हैं तो पुअर डाइजेशन होगा, पुअर एपेटाइट यानी भूख नहीं लग रही है और हमेशा पेट में तनाव रह रहा है, तो यही SP4 और P6 बहुत अच्छा काम करता है। इवन अगर खाली आप P6 ही लगा लें, जैसे आपने चोंगमो वेसल को नहीं भी यूज किया और खाली
एक एक मटर का दाना ओरिजिनल P6 पे लगा लिया, एक एक मटर का दाना, वो भी आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो ये कहा जा रहा है कि चोंगमो जो है बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। जो भी डाइजेशन रिलेशन प्रॉब्लम है, वीक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे ये दोनों को बैलेंस कराई, मतलब प्री हेवन यानी जो हमने अपने माँ बाप से ऊर्जा लेके हम आए हैं, और पोस्ट हेवन जो हम आज की दुनिया में रह के जो हम खा पी रहे हैं, उससे दोनों को ये चोंगमो वेसल ठीक करता है। तो अब ये पेज नंबर 58 पे आइए कि अगर चोंगमो जहां से पास कर रहा है वो क्या कर रहा है, हमारे हार्ट के भी वर्किंग को ठीक करता है। यानी कहीं भी अगर हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा हो, डिस्टेंशन का मतलब होता है अजीब सा महसूस होना, पेल्पिटेशन यानी धड़कन बढ़ जाना, तो वहां पे भी ये चोंगमो काम करता है। तो अगर कंसेप्शन वेसल की बात करें, जैसे हमने कल पढ़ा था, कंसेप्शन वेसल हमारे एनर्जी को कंट्रोल करता है, और ये क्या कर रहा है, हमारी एनर्जी को टोनिफाई करता है और नरिश करता है। नरिश यानी उसको पोषण देता है। तो और चोंगमो क्या कर रहा है, ये हमारे ब्लड को कंट्रोल कर रहा है, और ये ऐसा कंट्रोल करता है कि आराम से हमारा ब्लड पूरे शरीर में घूमे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो और कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन न हो ब्लड का। तो अगर चोंगमो और कंसेप्शन वेसल को हम साथ में लेंगे तो ये हमारे एनर्जी को, हमारे ब्लड को, और इवन यूट्रस को भी ये अच्छे से रेगुलेट करेगा। और अगर हम कंसेप्शन वेसल और चोंगमो को साथ में लेंगे तो ये जो फीमेल डिसीज है, जैसे मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज्यादा दर्द होना, या बहुत ज्यादा रक्तस्राव होना, या मासिक न होना, हमने क्या बताया था कल आपको कि मेनोपॉज भी होने में एक समय होना चाहिए, आफ्टर 50 मेनोपॉज होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में 35-40 के एज में मेनोपॉज हो जा रहा है, एंड दैट इज नॉट गुड, बहुत अच्छी बात नहीं है। तो वही आगे चल के अगर मेनोपॉज जल्दी हो जाता है तो वही आगे चल के फाइब्रॉइड हो जाता है ओवरी में, या यूट्रस में कैंसर हो जाता है आगे चल के। अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन आगे 10-20 साल में ये चीज हो जा रहा है। अभी एक लेडी थी, अपने एक्यूप्रेशर की थी, मुश्किल से आई थिंक शी वाज जस्ट 32, और ये एक्यूप्रेशर से जुड़ी थी, और शी वाज इन मुंबई, और उसके ओवरी में सिर्फ सिस्ट हो गया था, और पॉइंट्स भी लगाती थी, और ये शायद उसने ऑपरेशन भी कराया था। अभी लास्ट ईयर उसकी डेथ हो गई, शी वाज जस्ट 32। तो अगर ये सब सिम्टम्स हमको आ रहे हैं, अगर फीमेल है उसको सिम्टम्स आ रहे, जल्दी मेनोपॉज हो गया, या मेंस्ट्रुएशन में दर्द हो रहा है, या बहुत ज्यादा अधिक रक्तस्राव हो रहा है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो ये हमारे अग्रवाल सर बोलते हैं आगे चल के ये द्योतक है। किसका द्योतक है ये, कि आगे चल के आपको ओवरी का या यूट्रस का प्रॉब्लम हो सकता है, और दो ही प्रॉब्लम होगा, या तो सिस्ट होगा, या तो फाइब्रॉइड होगा, या तो फिर कैंसर होगा। और कहते हैं कि अगर कैंसर हो जाने पे अगर आपने वहां पे ऑपरेशन करा लिया तो क्या होता है, वो बढ़ने लगता है। बढ़ने का मतलब वो जैसे कोई चीज अगर आपने छू दिया वो बढ़ने लगता है, तो वो कहाँ कहाँ चीज जाके वो आपके बॉडी को इफेक्ट करेगा वो कोई नहीं जान पाता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को डरा मैम नहीं हूँ। हाँ, मैम सिस्ट और फाइब्रॉइड में क्या अंतर है मैम? सिस्ट में क्या होता है, छोटा छोटा ये होते हैं, जैसे छोटे छोटे कड़े कड़े ऐसे बनते हैं, और फाइब्रॉइड है ना खूब बड़ा सा, मतलब उसमें बहुत सारे फाइब्रॉइड आगे चल के अगर नहीं ट्रीट होता है तो वो कैंसरस हो जाता है। सिस्ट तो एक बार कैंसरस नहीं होता है, लेकिन फाइब्रॉइड आगे चल के कैंसरस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि चोंगमो कहाँ से पास हो रहा है, थ्रू K11 से K21 तक। फिर ये क्या कर रहा है, ये हमारे जितने पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस हैं स्प्लीन के, पैरासिम्पैथेटिक का मतलब जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं,
स्प्लीन अंदर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, हमारे बाइलरी डक्ट्स, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरेटर, ये सब अपना अपना काम कर रहा है और इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर चोंगमो जो हमारा वेसल है, अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो हमारा क्या होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, हमारा जो एब्जॉर्प्शन है फूड का स्टमक में वो अच्छा होगा। और आपको पता होना चाहिए कि स्टमक में कितने सारे गैस्ट्रिक जूसों का स्त्राव होता है, सिक्रीशंस होते रहते हैं। जैसे ही हमने एक निवाला खाली मुंह में डाला, तुरंत ब्रेन ने मैसेज किया स्टमक को कि भाई खाना आ रहा है, और अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करो कि जो खाने को पचाना है। तो ये सारे पैरासिम्पेटिक फंक्शंस हैं स्प्लीन के, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है हम लोग का कि हम सोचे कि हाँ स्प्लीन हमारा ठीक से काम कर, नहीं, सारा हमारा ऑटोमेटिकली सब बना हुआ है। तो अगर हमारा चोंगमो अच्छे से काम करेगा तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अच्छा रहेगा, और क्या होगा, जो हमारे जितने सिक्रीशंस हैं गैस्ट्रिक जूसेस के वो अच्छे से होंगे, और एक मोटिलिटी रहेगा। मोटिलिटी मतलब एक, जैसे कि कहते हैं कि स्टमक में खाना 4 घंटे रहता है और फिर उसको आगे बढ़ना है ना, ऐसे नहीं कि वहीं पड़ा का, अगर वहीं पड़ा रह गया तो क्या होगा, हाय तौबा मच जाएगा। और ये हमारे इवन स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, ये रक्त निर्माण करने का है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत अच्छे से काम करेगा तो हमें रक्त की कमी नहीं लगेगी, जो हमने खाया उसका उन्होंने रूपांतरण कर दिया रक्त के रूप में। ये हमारे सफाई, मतलब जो हमारा शौच है, जो हमारे यूरिन है, उसको ये चोंगमो बाहर निकाल रहा है। ये पेनक्रियाज में जो इंसुलिन बनता है उस चीज को ये बढ़ाता है। ये हमारे जो लिवर में जितनी भी हमारे रक्त वाहिनियां हैं, पित्त का स्राव को बढ़ाता है। ये किडनी, एड्रिनल, जानते हैं किडनी के ऊपर 2 टोपी जैसा रखा होता है, उसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। उसके स्राव को घटाना बढ़ाना, किडनी से पेशाब के स्राव को बढ़ाता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि दिन भर में अगर हम 3 लीटर पानी पी रहे हैं, मतलब कहते हैं औसत हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तो अगर हम 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हैं तो उसका कहते हैं आधा कम से कम शरीर से बाहर जाना चाहिए, आधा। अगर 3-4 लीटर पीना है तो कम से कम दिन भर में और रात भर में, कम से कम रात भर मतलब पूरे रात जाग जाग के नहीं वॉशरूम जाना है, जब तक हम सो ना जाएं। तो आपको 1.5 लीटर तक आपका यूरिन बनना चाहिए। तो इसका मतलब आपका किडनी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और हमारे, जब हम लोग पढ़ते थे तो अग्रवाल सर बोलते थे कि अगर रात में एक बार हम सो गए और रात में हम उठ उठ के बार बार यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं और यंग एज में हैं, तो आगे 10 साल में अगर पुरुष है तो उसको प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम होगी, और अगर महिला है तो आगे चल के उसको यूट्रस की या ओवरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या है, ये सूचना दे रहा है। कहते हैं कि जो हमारे ये एलोपैथिक जो डॉक्टर्स है, जो भी इन्होंने मशीन्स बनाए हैं, ये जो रोग को चौथे स्टेज में पकड़ता है और हमारा एक्यूप्रेशर इसको पहले स्टेज में आने से पहले ही पकड़ लेता है। तो सर जब हम लोग को पढ़ाते थे तो बोलते थे कि अगर रात में पुरुष या महिला, मतलब आफ्टर 30-35, वो रात में, मतलब एक बार आप रात में सो गए फिर सुबह ही आपको यूरिनेशन के लिए जाना है, अगर बार बार आप उठ उठ के जा रहे हैं तो आगे चल के ये 10 साल बाद, 15 साल बाद ये बता रहा है कि आगे चल के अगर मेल है तो उसको प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम होगी, प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाएगा। अगर फीमेल है तो आगे चल के उसको यूट्रस या ओवरी का प्रॉब्लम होगा। आपने अगर सेमेस्टर वाइज में होंगे तो डॉक्टर जीसी अग्रवाल का आप बुक पढ़ रहे होंगे, तो वो शुरू में सर के पास आते थे, जस्ट ऐसे जनरल बैठने के लिए आते थे, उस सर ट्रीटमेंट करते थे
हम लोग भी वहां बैठे रहते थे। तो ऐसे ही सर ने पूछा कि मतलब कि क्या आपका ये है वो है, तो ये बोले हाँ मैं तो रात भर में 4-5 बार जाता हूँ यूरिनेशन के लिए। तो तुरंत हम ये अग्रवाल सर बोल दिए कि आगे आपका जो है प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज, मतलब कि प्रॉब्लम होगी आपको। तो ऐसे ही वो बोले, वो जीसी अग्रवाल सर बड़े थे उम्र में, तो बोलते थे कहा मैं तुम पगला गए हो का, ऐसे हमको बोल रहे हो, हम एकदम ठीक ठाक है। उस समय आपके मोतीलाल मेडिकल कॉलेज के हेड थे वो, तो बोलते मैं तो एकदम ठीक हूँ। बोले अभी तो आप ठीक हैं, लेकिन आगे 1 साल में आपको ये प्रोस्टेट ग्लैंड वाली प्रॉब्लम आएगी, प्रोस्टेट एनलार्ज आएगा। तुरंत गए उन्होंने फटाफट ये करवाया, अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, कुछ नहीं निकला। बोले ऐसे ही आप बताते हो। जब 6 महीने बाद जब उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराया तो यही प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज आया। उसके बाद ये डॉक्टर जीसी अग्रवाल क्या हमारे एक्यूप्रेशर के मुरीद बन गए, यानी बोले कि भैया तुम्हारा एक्यूप्रेशर इतना आगे है कि जो चीज हमारा एलोपैथ नहीं बता पा रहा है वो आपका एक्यूप्रेशर इतने आगे का बता दे रहा है। इसी पे तो उन्होंने बुक लिखना शुरू कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी अगर कोई भी महिला पुरुष में अगर ये प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करिए, आप लोग पॉइंट्स लगाइए क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, आप ये क्या बता रहे मैम हैं? रात में यूरिनेशन तो मैम आपके पानी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप यदि पानी पीते हैं लेट तक तो फिर वॉशरूम तो आपको जाना पड़ेगा। नहीं, नींद में उठ के नहीं जाना है आपको, एक बार आप सो गए तो सुबह ही जाना है। और वैसे भी बोलते हैं रात में तो कम मैम पानी ढांप के पीना चाहिए। रखना चाहिए मैम। नहीं, क्या वैसे भी बोलते हैं रात में कम पानी पीना चाहिए। वैसे भी बोलते हैं दिन में जितना चाहे उतना पानी पियो, रात में सोने से पहले कम पानी पीना चाहिए, ये भी बोला जाता है। सरिता है? जी शाम से ही कम कर देना चाहिए पानी तो। हाँ हाँ, ठीक है। एक मैनेजमेंट है पानी का भी, वो भी हमको अपन लोगों को पता करना पड़ेगा, उसके मैम अकॉर्डिंग मैं अपना। अभी सुनिए ना दी, जैसे अभी अपन ने भोजन किया, भोजन को पचने के लिए तो अपने को पानी पीना पड़ेगा ना, जैसे अपन शाम हाँ, को अनुभव कर लेते हैं अभी, तो अब कम से कम आप 4 गिलास भोजन पानी के 1 तो घंटे बाद पियोगे। पानी पीना है। जी मैम, तो फिर वो रात में तो वॉशरूम जाना। नहीं तो इसको आप चेक करवाइए। आप अगर आप जा रहे हो बार बार तो अपना अल्ट्रासाउंड करा के वो चेक करवाइए। अभी हम 2012 या 13 में गए थे पढ़ाने मुंबई, तो एक लेडी थी, उसका पेट इतना निकला, एकदम टाइट था उसका पेट। वो थी दुबली पतली, पेट एकदम टाइट था उसका। तो मैंने छुआ उसका पेट, मैंने बोला तुम्हारा पेट इतना टाइट क्यों है? बोलती बस ऐसे ही है मेरा पेट, मेरा तो पेट ऐसा ही है। हमने कहा ऐसे तो नहीं होना चाहिए, इतना मतलब पत्थर की तुम्हारा पेट दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? करी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। हमने कहा एक बार आप अल्ट्रासाउंड कराइए अपना, हमें तो लग रहा है कोई प्रॉब्लम है। आप बोल रही हो नहीं प्रॉब्लम, लेकिन मुझे लग रहा है। और ये बोल के मैं आ गई। बाद में उसका फोन आया, बोला मैडम मैं गई अल्ट्रासाउंड कराने तो मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड था। मतलब उसको कोई सिग्नल नहीं था, इट वॉज अ साइलेंट किलर। अगर वो ही रह जाता तो आगे चल के वो कैंसरस हो जाता। तो फिर उसने यूट्रस में फाइब्रॉइड था तो फिर उसने अपना यूट्रस ऑपरेट करा लिया। बहुत आसान होता है यूट्रस ऑपरेट कराना, तो करा लिया। तो कभी कभी क्या होता है, ये सारे बॉडी सिग्नल देते हैं कि ये अंदरूनी कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने जा रही है। यही हम लोग एक्यूप्रेशर में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर पानी आप रात में ज्यादा पी रही तो उसको आप कम करिए, पानी पीना कम करिए। सुबह से लेके शाम तक जितना पानी पीना है पी लीजिए, लेकिन रात जैसे जैसे हो रही है आप सोने जा रहे हैं तो पानी कम कर दीजिए। ठीक है। आप चोंगमो को क्या बोलते हैं? इट इज द ओशन ऑफ 12 मेरेडियंस, यानी क्या है ये? सागर है। सागर है किसका? 12 मेरेडियन का। और इसका अपर शू पॉइंट क्या है? UB11। और लोअर शू पॉइंट क्या है? 37 एंड ST 36। एक्सेस ब्लड और डेफिशिएंट ब्लड, तो अगर हमारे शरीर में खूब अच्छे से हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो हमको क्या लगेगा? एनर्जेटिक महसूस होगा। अगर हमारे शरीर में ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर रहा है, डेफिशिएंसी है, तो क्या लगेंगे? हर समय हम सुस्त रहेंगे, यानी काम करने में हमारा मन नहीं लगेगा। तो अगर आपने डॉक्टर वॉल को पढ़ा होगा तो उन्होंने क्या बोला है कि UB11 इज द
ट्रीटमेंट पॉइंट फॉर द एनर्जेटिक सिचुएशन ऑफ द एंटायर स्पाइन, यानी अपने स्पाइन को एनर्जी देना है तो UB11 को टोन करना पड़ेगा। और आपको पता होगा UB11 इज ऑल्सो नोन एज द बोन मीटिंग पॉइंट। आपने कहीं पढ़ा UB11 इज नोन एज द बोन मीटिंग पॉइंट। तो अगर आपको अपने एनर्जी सिस्टम को ठीक करना है या हमारे पूरे एंटायर स्पाइन को ठीक करना है तो UB11। देन ST37 को क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ही सी पॉइंट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। और ST38 क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही शी पॉइंट है। तो यहाँ पे भी अगर हम ST37 और ST38 ले रहे हैं तो ये हमारे चोंगमो का जो वेसल है उसको लेके ये हमारे डाइजेस्टिव एक्टिविटीज को लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको अच्छे से जो भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी, देखिए स्टमक का काम क्या है, खाली 4 घंटा चर्निंग करना बस। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना आया वहां पे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एक रूप रेखा बिल्कुल लगता है जैसे आ रही है, छोटी मोटी आ रही है, मतलब वहां पे खाने का सारा जो कुछ हमने खाया है न्यूट्रिशियस चीज उसको लेके स्मॉल इंटेस्टाइन उसको ब्लड के रूप में रूपांतरित करती है। और लार्ज इंटेस्टाइन भी कुछ रूपांतरित करती है और बाकी चीज को शरीर से बाहर निकालना। तो अगर अपने शरीर को हमको अच्छे से एनर्जी में रखना है तो UB11, ST37 और ST38 ये अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो ये क्या करेगा, हमारे ब्लड को टोनिफाई करेगा। और ब्लड जैसे आपको पता है हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता रहता है। तो अगर हम ये 3 पॉइंट भी लगाएंगे और हमारा जो चोंगमो का वेसल है उसको भी लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों हमारे ब्लड की सुधरेंगी। तो क्या है, SP4 और P6, UB11, ST37 एंड ST38। ठीक है, तो चोंगमो क्या कर रहा है, हमारे गवर्निंग वेसल को भी कंबाइन कर रहा है और ये फिर अगेन 12 मेरिडियंस को देख रहा है। तो अगर हमारा गवर्निंग वेसल अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, एक वेसल है जहां पे लियो कनेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, आके ग्रेट मीटिंग पॉइंट मिला, दैट इज LU9। LU9 को कोर्स मीटिंग पॉइंट भी बोला जाता है। यानी अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो अगर आपने LU9 को भी सिर्फ एक क्लस्टर मैग्नेट भी लगा दिया, टोन सीडेट पे तो जाइए ही मत, सिर्फ आपने ओरिजिनल LU9 पे, LU9 कहाँ पे है आपका, ये आपके जो रिस्ट जॉइंट है, एक गड्ढा जैसे दिखता है जहां पे हमारा आयुर्वेद का अगर हम क्या पढ़े हैं, MM पढ़ते हैं ना, LMM RMM अगर आप पढ़े होंगे तो जहां पे 4 नंबर पड़ता है वहीं पे आपका LU9 है। तो LU9 पे अगर हम खाली क्लस्टर मैग्नेट दोनों हाथों में लगा के रखेंगे तो भी हमको एनर्जी लगेगा। तो ये क्या कर रहा है, LU9 क्या कर रहा है, हमारे सारे जितने ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी पल्सेज हैं उसको ये रेगुलेट करता है LU9। तो अगर कहीं भी अगर पुअर सर्कुलेशन है, हाथ पैर ठंडे रह रहे हैं, बीवाई फटना यानी पैर फट रहे हैं, वेरिकोज वेन्स है, तो ये वेरिकोज वेन्स क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो देखिए वेन्स जो है हमारा वो बोलते ना उल्टी दिशा में बहता है। आर्टरी का क्या काम, वीनस फ्लो, हाँ वीनस फ्लो, एक हमारा आर्टेरियल फ्लो है जिसका क्या काम है, हार्ट से लेके सारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना। तो उसका क्या है, एक लय बना है, माने ऊपर से नीचे जा रहा है। लेकिन वेन्स में जो हमारे ब्लड है जो कि बैक टू हार्ट आते हैं वो क्या उल्टी दिशा में बह रहे हैं। मतलब उसको क्या बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपने कोई सेब ऊपर से फेंका तो वो नीचे ही जाएगा ना, लेकिन अगर आपने नीचे से कोई चीज ऊपर उछाली तो अब जितनी तेज आप उछालेंगे उतने ऊपर, तो उसी तरह वेन्स का भी काम है। तो अगर कहीं पुअर सर्कुलेशन हो रहा है कहीं बॉडी में, आपके हाथ पैर ठंडे रह रहे हैं, बीवाई फट रही है, वेरिकोज वेन्स हो रहा है, तो यू कैन गो फॉर LU9। जस्ट आप LU9 पे, ओरिजिनल LU9 पे आप क्लस्टर मैग्नेट लगा लीजिए। और अगेन चोंगमो क्या बोल रहा है कि ये
पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस को बॉडी के गवर्न करता है। और LU9 कौन हो गया? ये कंट्रोलर है बोथ द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक फंक्शन, दोनों का ये LU9 कंट्रोल है। तो कहीं भी अगर आपको पल्स की प्रॉब्लम है, कहीं भी ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम है, तो आप LU9 भी ले सकते हैं SP4 और P6 के साथ साथ। और अगर गवर्निंग वेसल लेना है तो SI3 और UB62 ले सकते हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 60 पे आइए। यहाँ पे क्या लिखा है पॉइंट नंबर 8 में कि अगर कहीं एनर्जी की प्रॉब्लम है, यानी पैरो लोअर पार्ट ऑफ द लेग्स में एनर्जी की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है? ST30 लेना है और UB57 लेना है, मास्टर पॉइंट और कपल्ड पॉइंट के साथ साथ, यानी SP4 और P6 के साथ साथ आपको ST30 और UB57 भी लेना है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 क्या लिखा है कि अगर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में चोंगमो क्या करेगा? एनर्जी को सारे यांग मेरिडियन में भेज रहा है। तो अगर हमारे हृदय के मतलब हार्ट में कहीं दर्द हो रहा है, शॉर्ट ब्रेथ यानी छिछली सांस आ रही है, गले में बार बार प्रदाह हो रहा है, वाणी लोप हो जा रहा है, बार बार मुंह और नाक सूखे लग रहे हैं, तो हम ये चोंगमो को यूज करेंगे। अब हम ये तो सारी कहानी थी अपर पार्ट की। अब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या करेगा? ये हमारे एनर्जी क्या करेगा? सारे इन ऑर्गन्स को देगा, सारे इन ऑर्गन्स को। तो अगर हमारे पेट और जांघ के बीच में दर्द हो रहा है, पिंडली में दर्द हो रहा है, पांव के अंदर के भाग में दर्द हो रहा है, अंगूठे में दर्द हो रहा है, पांव से घुटने तक बर्फ की तरह ठंडा लग रहा है, तब हम ये चोंगमो वेसल मेरिडियन को लेंगे। उसके बाद एक्सेस अल्कोहल से आए रोग, यानी बहुत ज्यादा कोई शराब पी रहा है, गॉल ब्लैडर एम्प्टी माने गॉल ब्लैडर काम ही नहीं कर रहा है ठीक से, भूख घट जा रही है, तब भी ये काम करेगा। जड़ बुद्धि का गर है रोगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जड़ बुद्धि? जड़ बुद्धि का गर है रोगी, होश की उसमें कमी हो जाए, पागलपन के दौरे पड़े, तो ऐसे रोगी इन अवरोध निवारक उपचार चाहे। जड़ बुद्धि का मतलब ही इज राइट एंड एवरीवन इज रॉन्ग। ठीक है, वो सही है, बाकी सब लोग गलत हैं। पेट में अल्सर हो जाए, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, बवासीर हो जाए, वेरिकोज वेन हो जाए, तो ये काम करेगा SP4 एंड P6। नर्व्स अगर हमारी तेज हो जाए, लीवर में खराबी आ जाए, पेशाब करने में जब वो परेशानी, इन अवरोधक निवारक उपचार चाहे। पेनक्रिटाइटिस जब हो जाए, ठीक है, पेनक्रिटाइटिस बहुत भयंकर रोग है। ठीक है, ये कितने लोगों ने सुना है पेनक्रिटाइटिस के बारे में? हमने भी नहीं सुना था। disease of pancreas ना? हाँ, पेनक्रियाज, हाँ, पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो पेनक्रिटाइटिस का रूप ले लेता है। और ये बहुत जानलेवा है। खाली इसमें कहते हैं कि कितना % सर्वाइवल है सोना पेनक्रिटाइटिस में? डॉक्टर क्या बताए थे, कितना % सर्वाइवल रहता है इसमें? हाँ, 3 में 1। अगर 3 लोग को पेनक्रिटाइटिस है तो 1 लोग खाली बचते हैं, 2 लोग मर जाते हैं। ये मुझे भी नहीं मालूम। रीजन क्या है इसका होने का? रीजन आजकल बीमारी का कोई रीजन नहीं हो गया है। खान पान, अल्कोहल। देखिए 3 रीजन बताते हैं पेनक्रिटाइटिस का। पहला हो गया अल्कोहल, दूसरा हो गया गॉल ब्लैडर में स्टोन, और तीसरा हो गया इडियोपैथी। इडियोपैथी मतलब इसका कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो पेनक्रिटाइटिस मैं भी यही सोचती थी कि पेनक्रिटाइटिस का मतलब होता है कि पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो गया, लेकिन जब हमने इसको जब पढ़ा तो ये बहुत ही भयंकर है पेनक्रिटाइटिस। अगर ये हो जाए किसी को, तो निश्चित अगर उसको सही से इलाज ना मिले तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। मतलब जैसे अपेंडिक्स होता है ना, अपेंडिक्स अगर
क्या डॉक्टर क्यों उसको निकाल देता है? क्योंकि वो फटने का डर रहता है। तो वैसे ही पेनक्रियाज अगर उस समय पेनक्रिटाइटिस हो गया, अगर उसका ठीक से इलाज नहीं हुआ तो ये भी फट जाएगा और पूरा शरीर में पॉइजन फैल जाएगा, यानी पूरे जो इतने ऑर्गन्स है ना वो क्या हो गए, काम करना बंद कर देंगे। तो ये पेनक्रिटाइटिस भी इसमें बहुत अच्छा काम करेगा, SP4 एंड P6। तो देखिए SP4 की लोकेशन पेज नंबर 61 पे कैसे हम खोजेंगे SP4 को। ऐसे सब लोग अपने अपने जहां पे आप अंगूठा देखिए करिए, एक आपको ना गोल सा ऐसे दिखेगा जैसे चित्र में दिख रहा है, तो ये आपका SP4 है। तो SP4 देखिए इतने सारे प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। पहला एब्डोमिनल पेन, एंजाइना पेन, इंडाइजेशन, हार्ट पेन, डायरिया, डिसीजेस जो कारण है पतले दस्त होने के, मेनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, नो एपेटाइट यानी भूख ही नहीं लग रही है, कंजक्टिवाइटिस आंखों में श्लेष्मी झिल्ली का प्रदाह हो गया, लगातार क्या यॉर्निंग होना, यॉर्निंग यानी हमेशा उबासी करना। तो हमारे खेमका सर बोलते थे कि अगर कोई व्यक्ति बार बार यॉर्निंग कर रहा है तो इसका मतलब उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। बार बार वो, अब देखिए मैं आपको इतने देर से पढ़ा रही हूँ, आपने एक बार भी देखा क्या मुझे कि मैं जम्हाई ले रही हूँ बैठ के? नहीं। तो जो अगर बार बार जम्हाई ले रहा है इसका मतलब कहते हैं कि बॉडी तो देता रहता है सिग्नल, हम ही उसको इग्नोर कर जाते हैं। गॉल ब्लैडर में पथरी है, हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ गया, गर्मी के कारण प्रॉब्लम हो रही है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। देखिए हेमोरॉइडल पेन है, हेड एंड फेस स्वोलन है, प्रसव में देर होना, लिवर डिसीजेज, प्रेशर लग रहा है चेस्ट में, पेनक्रिटाइटिस है, यॉर्निंग, कांस्टेंट यॉर्निंग हो रहा है यानी जम्हाई आ रही है, टिनिटस है, कान में आवाजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। और लिखा है कि अगर ये डिसीज अपने चरम सीमा पे पहुंच गया तो क्या होगा, नौजिया होगा यानी उल्टी जैसी लगेगी और वॉमिटिंग भी हो जाएगा। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको ये पॉइंट लगाना है SP6 और SP4 एंड P6 मैम टोन या सिडेट? लिखा है ना, SP4 को टोन करना है और P6 को सिडेट करना है। मैम ये YNM का 0 भी होगा क्या? SP ये 0 YNM का? हाँ 012 है ना SP। YNM में तो सर ने बहुत छोटा कर दिया, अब तो एक एक पॉइंट पे 30 पॉइंट का लोकेशन अब हो गया है। अच्छा आपने एक पॉइंट लगाया वो 30 पॉइंट का फायदा कर रहा है अब तो। सर ने तो और सरल कर दिया, अग्रवाल सर ने तो और सरल कर दिया उसको। तो अगर एक्सेस अल्कोहल कोई ले रहा है तो वहां पे भी आप ये पॉइंट दे सकते हैं। अगर ऊर्जा का कॉन्ट्रवेक्शन हो रहा है, खाने का कॉन्ट्रवेक्शन हो रहा है, तो ये आप पॉइंट दे सकते हैं SP4 और P6। SP4 को हम टोन करेंगे और P6 को सिडेट करेंगे। कोई क्वेश्चन और तो पूछ लीजिए। मैम आपने जॉइंटिस का बताया, तो जॉइंटिस में गॉल ब्लैडर भी रहता है क्या? लिवर इफेक्ट होता है, गॉल ब्लैडर नहीं होता, लिवर इफेक्ट होता है। देखिए लीवर का काम क्या है, बाइल जूस बनाना है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करके रखता है। गॉल ब्लैडर को बोलते हैं एक रिजर्वायर है, यानी एक वो कटोरा है जो हमारे बाइल जूस को कलेक्ट करके रखता है। जैसे ही हमने कोई चीज तला भुना खाया, स्टमक से जैसे ही खाना डिओडनम में जा रहा है, गॉल ब्लैडर ने क्या किया, वहां पे 1-2 बूंद उस बाइल जूस का दे दिया कि भैया ये जो खाना तला वाला खाया है इसको सॉल्युबल करना है, यही काम है। तो लीवर का काम है, अगर लीवर बीमार होगा तो ही जॉन्डिस होगा। जैसे मैंने बताया RBC बहुत जल्दी टूट रहा है, वो बेचारा लीवर उसको निकाल ही नहीं पा रहा है, जब निकाल नहीं पाएगा तो क्या, बिलिरुबिन बढ़ता जा रहा है, इस कारण लीवर बीमार हो जाता है। इसमें गॉल ब्लैडर का कोई रोल नहीं है, लीवर बीमार हो जा रहा है।
लिवर उसको, मतलब हमारा शरीर ही जल्दी जल्दी उस चीज को तोड़ रहा है और वो चीज लिवर बाहर नहीं कर पा रहा है, तो लिवर बीमार हो जा रहा है। ठीक है। और इवन आपको ये सोचना चाहिए, जॉन्डिस आज की डेट में भी बड़ा भयावह है। अगर जॉन्डिस का ठीक से इलाज न हो तो ये डेथ भी हो जाती है लोग आज भी। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया आप लोग को? नहीं नहीं सर, छोटा है। छोटा है? छोटा चैप्टर है ये वाला, थोड़ा सा कंसेप्शन बेसल और गवर्निंग बेसल बड़े हैं चैप्टर, तो वो है, लेकिन बहुत अच्छे पॉइंट है इसमें। SP6 और SP4 और P6 बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट है। आप उसको लगाइए अलॉन्ग विद। अगर आप CV मेरिडियन लगाते हैं तो बहुत अच्छे पॉइंट है। ये समझ लीजिए कि दो जो अभी पढ़ी गई हैं, रेनमो और चॉन्गमो, जिनको हम लोग कंसेप्शन बेसल मेरिडियन बोलते हैं। कंसेप्शन में मैडम ने पढ़ाया था, उसमें कंसेप्शन मीन्स कंसेप्शन माने दो तरह का है। एक है भौतिक कंसेप्शन, कंसेप्शन माने कोई चीज आप मतलब जब जैसे कह रहे हैं धारण करना, तो धारण करने में दो कंसेप्ट है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप कोई चीज अपने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं विचारों में भी, तो भी आप समझ लीजिए कि, और उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको कंसेप्शन बेसल मेरिडियन लगानी चाहिए। इनकी गड़बड़ी है तो भी आपको कंसेप्शन बेसल मेरिडियन को लगानी चाहिए। अगर अलोंग विद आप ये SP4 और P6 लगाते हैं तो दोनों मिलकर के इन और या मतलब जो की है उसकी दोनों की सुरक्षा करती है। तो यानी किडनी का जो इसेंस पार्ट है और किडनी का जो इन पार्ट है, दोनों सुरक्षित रहता है, प्लस ब्लड प्लस जो है आपका डाइजेशन सिस्टम। तो ये दोनों मिलकर के बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। और आप देखिए मोर और लेस उसमें जो थर्ड पॉइंट है वो ST30 का और CV1 दोनों कॉमन है, तो आपको वो दोनों कॉमन पॉइंट है। ST30 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और एक बहुत बढ़िया आपको पॉइंट मिला हुआ है कि कभी आपको ब्लड कमी आ रही हो तो देखिए 3 पॉइंट्स उन्होंने दे दिए, UB11, ST37, ST38 अलॉन्ग विद LU9। ये 3-4 पॉइंट आप लगा लीजिए, 4 पॉइंट लगा लीजिए, आपको देखिए ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया, ब्लड का फॉर्मेशन बढ़ गया। उस क्यों? डाइजेशन बढ़ गया, तो डाइजेशन ही तो ब्लड बनाएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर हमारा जो है स्प्लीन और स्टमक दोनों बढ़िया से काम करेंगे तो नेचुरली जो है ब्लड हमारा अधिक बनेगा। तो वो दोनों पॉइंट कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आप लोग उसको जहां कहीं इस तरह का हो, जो बीमारियां हैं उनके अलावा भी कभी कभी इसको, और स्पेशली एट द एज ऑफ 45 लेडीज में और एट द एज ऑफ 55 पुरुष में, इसको कंसेप्शन बेसल मेरिडियन को आपको 15 दिन में एक बार लगा लेना चाहिए, 1-2 दिन। ये जरूर है, क्योंकि वो मेनोपॉजल वाला जो बता रहे हैं वो दोनों के लिए है और बहुत बढ़िया पॉइंट्स है। आप उसको लगा के देखिए, और कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो आपको रिजल्ट तुरंत मालूम हो जाएंगे। आप लगाइए, और ये कोई आवश्यक नहीं कि आप 10 घंटे लगाएं, ये बड़ी एनर्जी है। आप इनको अगर 6 घंटे 7 घंटे भी लगाते हैं, बस थोड़ा सा इसमें अंतर कर लीजिए। अगर आप लोग थेरेपिस्ट हैं, पेशेंट हैं तो नहीं, थेरेपिस्ट है तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप पहला पॉइंट लगाते हैं उसको बाद में निकालना है। अगर आप LU7 लगा रहे हैं और LU7 को टोन कर रहे हैं तो पहला पॉइंट LU7 टोन हुआ, दूसरा पॉइंट आपने K6 लगाया तो K6 सीडेट हुआ। तो जब भी निकालना हो तो K6 को पहले निकालिए, जब तक याद रहे। ऐसा नहीं है कि कोई वो है, लेकिन ये क्योंकि सिस्टम है तो फॉलो हमको कहाँ करना है, जिन्होंने बनाया उनको फॉलो करना है। उन्होंने कहा कि अगर आप लगा रहे हैं ऐसे तो उल्टा करिए, लगाते समय तो LU7 को पहले लगाइए और K6 को बाद में लगाइए, लेकिन निकालते समय K6 को पहले लगाइए और LU7 को बाद में निकालिए। ये हम लोग एज थेरेपिस्ट सीखना है, हम लोग पेशेंट को नहीं कहते। ऐसा करने का रीजन क्या है कि पहले रीजन हम नहीं जानते, रीजन तो उनका अपनी पर्टिकुलर होगा, एनर्जी बैलेंसिंग का होगा, LNG का सिस्टम होगा। लेकिन उन्होंने जो जैसे हमने जो सिद्धांत पढ़ा उसी सिद्धांत में ये लिखा हुआ है कि आप
नॉर्मली जो है पहले इसको लगाइए और दूसरा जो है दूसरे को पहले निकालिए। तो हम लोग थेरेपिस्ट हैं, यानी हम थेरेपी सीख रहे हैं, तो हम पेशेंट को तो नहीं कह सकते, पेशेंट तो जानता ही नहीं, वो तो अगर निकालना हो तो कह दीजिए निकाल लीजिए। लेकिन हम दो चीज जान रहे हैं। पहला चीज है कि मेरिडियन नहीं है, वेसल है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हम लोग वाईएनएम पढ़ रहे हैं, तो वाईएनएम की एनर्जी बड़ी एनर्जी है, इसलिए वाईएनएम की एनर्जी अगर 8 घंटे आप लगा देंगे तो कभी कभी वो इम्बैलेंस फिर क्रिएट कर देगी। अगर एनर्जी कम है तो हो सकता है वो 5 घंटे में फिर अधिक हो जाए, 6 घंटे में। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि चाइनीज मेरिडियन में या और नॉर्मल मेरिडियन में हम लोग कहते हैं कि एनर्जी को 8 घंटे यूज करिए, 10 घंटे यूज करते हैं ना हम लोग, 8 घंटे लगाइए, वैसे ही हम लोगों को थेरी कहती है, प्रैक्टिस तो आप करेंगे, थेरी ये कहती है कि नहीं, बड़ी एनर्जी को, बड़े वेसल की एनर्जी है, इसको आप उतने घंटे लगाइए नहीं। यानी इसको अगर आप कोशिश करिए तो इसको आप 5 घंटे लगाइए, 6 घंटे लगाइए। उसको 8 घंटे लगाते हैं, इसको 6 घंटे लगा के देखिए, एक्सपेरिमेंट करिए। पेशेंट को तो आप जितना घंटे बोल देंगे उतने घंटे में निकाल लेगा, लेकिन हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है। ये लिखा हुआ है कि ये बड़ी एनर्जी वेसल है, मैडम ने कहा है ओशन की तरह है, रिजर्वायर की तरह है, बड़े समुद्र हैं। उसी तरह वाईएनएम में भी कोशिश करिए, वाईएनएम को भी 8 घंटा 10 घंटा मत कहिए किसी को, और आप भी कभी लगाइए तो वाईएनएम भी कोशिश करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप भूल जाए तो कोई बात ही नहीं, कि भाई आप रात में आपने लगाया और सवेरे आप उठे भूल गए, लेकिन कोशिश करिए कि उसको जैसे नॉर्मली आप 10 घंटे लगाते हैं, कहते हैं 9 घंटे लगाइए, तो उसको आप 6 घंटे लगाइए। सर मैं तो अपने बेटे को 2-2 दिन लगाए रहती हूँ वाईएनएम। गलत है, गलत है। देखिए सिद्धांत सब फॉलो करिए, इंस्ट्रक्शन सारे फॉलो करिए। जैसे जैसे कोई भी एनर्जी किडनी को छोड़ करके, कोई भी एनर्जी किडनी को छोड़, किडनी हमेशा, मैडम ने पढ़ाया था, किडनी हमेशा डिफिशिएंट होती है, किडनी को छोड़ दीजिए, K3 वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, और शेष एनर्जी अपने को रिकूप करती है, यानी घटती है तो बढ़ती भी है। ऐसी दशा में हम लोगों का विचार ये है, तो थेरेपिस्ट का विचार है, जो किताबों का विचार है, जो थ्योरी का विचार है, उसका ये है कि उन एनर्जीज को, अब आपने मान लीजिए लगाया, अभी आप पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर उसमें मेरिडियन जब पढ़े, वो चाइनीज उसमें पढ़ेंगे, मॉडर्न साइंस पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा होगा कि ट्रायल एंड एरर सिस्टम से हम लोग अपनी बीमारियों को दूर करते हुए भी तो कहीं थ्योरी है। तो वो थ्योरी क्या है कि जब पॉइंट को आप लगा देते हैं तो यही पॉइंट आपको रिजल्ट देना बंद कर देता है। जैसे आप भूख लगी है 12 रोटी की, तो 12 रोटी के बाद 13वीं रोटी आपको बिल्कुल बेकार लगती है, वैसे ही आपको ट्रायल एरर सिस्टम में जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो आपको रिएक्शन करना बंद कर देती है, इसलिए उसका लाभ मिलना बंद हो जाता है, यूज्ड हो जाती है। जैसे मेडिसिन में 400 आप एक मेडिसिन लगातार खाते रहिए, तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि इस मेडिसिन को छोड़ दीजिए, अब दूसरा मेडिसिन शुरू करिए, क्योंकि यूज्ड हो गई आपकी मशीनरी। तो उसको, इसीलिए एनर्जी को आप अपने फिर लगाइए आधे घंटे। अगर जैसे आप अपने बेटे को लगा रही हैं सरिता जैन मैडम, तो आप उसको हटा दीजिए 1 घंटे, 1 घंटे के बाद फिर लगा दीजिए। बोलिए, ऐसा करिए ना, आप उसको 2 घंटे जी सर, जी सर। 10 घंटे लगाइए, क्या है तो बच्चे को तो और कम कहा जाता है, बच्चे को तो 12 घंटे लगाना भी नहीं है, उसको तो कहिए 8 ही घंटे लगाए, 8 घंटे लगाइए, फिर निकाल लीजिए, 1 घंटे निकालिए फिर लगा दीजिए। ऐसा करिए आप, तो उससे एनर्जी बनी रहेगी। ये प्लेटलेट के संदर्भ में कहा गया है, हम लोगों के यहाँ एक्सपेरिमेंट किया गया, संस्थान ने एक्सपेरिमेंट किया कि प्लेटलेट्स को अगर कोई लगा रहा था, तो प्लेटलेट को जब बढ़ने लगे तो 12 घंटे बाद या 10 घंटे बाद वो प्लेटलेट जो बढ़ना बंद हो गए। तो पूछा गया कि भाई आगे बढ़ना बंद क्यों हो गए, तो उन्होंने कहा कि इसका असर ये हुआ कि आपको कैसे होगा, फीलिंग से होगा। आपको कभी अच्छी फीलिंग होगी तो उसमें फीलिंग बंद हो जाएगी, ये हम लोग फीलिंग, अब उसको धीरे धीरे समझने की आवश्यकता है। तो उसको क्या किया उन्होंने कहा 1 घंटे 2 घंटे निकाल लीजिए, फिर लगाइए, फिर बढ़ने लगेगी। देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर इन मॉडर्न साइंस।
तो हम लोग वो भी पढ़ रहे हैं, हम लोग तीनों पढ़ रहे हैं ना, मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं, चाइनीज पढ़ रहे हैं, आयुर्वेदिक पढ़ रहे हैं, तीनों का सम्मिश्रण हमको करना है। तो जो ज्ञान जहां मिल रहा है उस ज्ञान को यूज करिए, ठीक। तो इसमें मिसनोबर थोड़ा सा, जैसे जैसे सब प्रोफेसर पार्क जी को कहते हैं, पहले समझ लीजिए करस्पॉन्डेंस का ट्रीटमेंट, करस्पॉन्डेंस का ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग उस जगह पर, जैसे मान लीजिए या लंग्स का करना है तो लंग्स के एरिया में हम लोग ने उसका एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, प्रेशर दिया, क्लियर। पहली थ्योरी 3 पॉइंट है, पहला इसको प्रेशर दीजिए, नंबर टू देखिए, नंबर 2 समझ लीजिए, नंबर 2 स्पाइन को प्रेशर दीजिए, स्पाइन कहाँ है, करस्पॉन्डेंस में स्पाइन यहाँ है, तो करस्पॉन्ड में स्पाइन को दीजिए। फिर नंबर 3 प्रोफेसर बागजू के साथ, नंबर 3 आप कहाँ दीजिए, सर में, क्यों, ब्रेन कहाँ है, ब्रेन सर में है, यानी इस आपको कोई भी स्पंदन कहाँ ले जाना है, अल्टीमेटली ब्रेन को ले जाना है। ये हम लोग मॉडर्न साइंस में देख रहे हैं। तो हमारा वो कंसेप्ट ये है कि हम करस्पॉन्डेंस का ट्रीटमेंट देंगे, एनर्जी हमारी मूव करेगी, हम स्पाइन को देंगे ताकि स्पाइन के थ्रू वो ब्रेन में जाए। तो हमारे करस्पॉन्डेंस के 3 स्टेजेस हैं, नंबर 1 ओरिजिनल ऑर्गन जहां पर है, नंबर 2 जहां पर स्पाइन है वहां पर ट्रीटमेंट करस्पॉन्डेंस, नंबर 3 करस्पॉन्डेंस ऑफ 3 पर ये पूरा होता है अलग अलग तरीके से। और इसको हमको देखिए समझना भी है, दिखे ना, इसीलिए कहते हैं, हमने आयुर्वेद में मैडम बताया इन लोगों को कि आयुर्वेद में हम प्रोटोकॉल के 3 खंडों में बांट दीजिए। पहला खंड है कि वेयर टू ट्रीट, कहां पर, किस उंगली में लगाएं, नंबर 2 विच मेरिडियन वी शुड ट्रीट, और नंबर 3 व्हाट इज द रियल प्रोटोकॉल, 4 5 सीडेड 6 स्टोन 0 to 9 सीडेड। तो ये हमारा 3 स्टेज है। तो पहला स्टेज याद रखिए, वेयर टू, पहला आइए कि किस उंगली में लगाएं, फिर कहिए किस मेरिडियन में लगाएं, फिर तीसरा आ जाइए कि व्हाट इज द रियल प्रोटोकॉल। ऐसे बांटना शुरू करिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा, हमारा अनुभव बढ़ेगा। वैसे मैंने कहा कि प्रोटोकॉल में अगर करस्पॉन्डेंस हम लोग कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट ना करें कि हम लोग यहीं पर दबा दें बस हो गया हमारा काम, ना, स्पाइन भी करना हमको, ये भी करना। तो हम लोग इसी वीडियो को प्रचारित करें। मैडम ने इतना बढ़िया बताया है सारी चीजों को, और इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में आए, और जहां पर हमको मॉडर्न साइंस से मदद मिलती है वहां मॉडर्न साइंस से मदद लें। जहां कहीं कोई चाइनीज का पॉइंट हमको सूट नहीं कर रहा कुछ दिनों बाद, वहां पर पॉइंट को चेंज कर दीजिए, आयुर्वेदिक का ले लीजिए, आयुर्वेदिक का जहां आपको नहीं लग रहा वहां वाईएनएम का ले लीजिए, क्योंकि जो पॉइंट कोई भी यूज टू होने लगता है तो उस पॉइंट की एनर्जी ग्रहण करने की क्षमता और उसको आगे फैलाने की क्षमता कम हो जाती है। इसको ध्यान रखिए। बिल्कुल उसी तरह है जैसे अभी यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे, बार बार कहा जा रहा है। भूख लगती है आपको, जैसा आपको लग रहा है वैसे करिए। आपको भूख लगी है, आप 4 रोटी खाने के बाद आप कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे, वो क्यों कहते हैं, इसका मतलब कि उतनी इच्छा शक्ति ब्रेन की थी, शरीर की थी, ऐसे आप लोग करिए अपना साकार। जैसे अपन हेड अलाइनमेंट देखते हैं बॉडी, वो भी अपने को जल्दी निकालना है क्या? मुझे बंद कर दीजिए, इसके बाद हम लोग जो है इसी को अपना करें। और हमारा जो संस्थान का उद्देश्य है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसका सपना हम लोग साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो बंद करते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। हम लोग वीडियो बंद कर दें अभी ताकि उसकी रिकॉर्डिंग